मैं नयन प्रताप आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्ग 10 के लिए पढ़ रहे थे और वर्ग 10 के उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे 2024 से 25 सेशन वाले हैं, अर्थात जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, तो याद होगा आपको कि इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स की हम शुरुआत किए थे जो कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए था। किसके लिए था? वर्ग 10 के बच्चों के लिए था। और वर्ग 10 के बच्चों के लिए ये हम कह रहे थे कि इसमें हम संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अर्थात हम लोग इसमें भौतिकी भी पढ़ेंगे और साथ साथ में इसमें हम रसायन शास्त्र भी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। और फिर बोले थे कि हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कवर करेंगे, जैसे मैथ, जैसे साइंस, और इसके साथ साथ इंग्लिश। साइंस तो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मैथ, और उसके बाद हम आगे आगे क्या पढ़ेंगे? सोशल साइंस। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे भाई दर्पण के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, याद रखेंगे। लास्ट क्लास में हम मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? मिरर के बारे में। हम ये पढ़ रहे थे कि आखिर ये मिरर है क्या, दर्पण क्या है। तो देखिए भाई, हम ये पढ़े थे कि दर्पण जो होता है एक ऐसा कांच होता है जिसकी एक सतह क्या होती है? कलई की गई होती है। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसकी एक सतह कलई की गई होती है। दर्पण क्या होता है? एक ऐसा कांच होता है जिसकी एक सतह कलई की गई होती है, तथा दूसरी ओर हम कह सकते हैं, दूसरी बात, कि किस चीज से कलई किया गया रहता है, तो उस पदार्थ का क्या नाम होता है? उस पदार्थ का नाम होता है भाई AgNO3, अर्थात सिल्वर नाइट्रेट। फिर हम पढ़े थे भाई कि ये जो हमारा दर्पण है, यह दर्पण, नॉर्मल सी बात क्या थी कि दर्पण हमारा एक कांच होता है, ग्लास होता है, कांच, जिसकी एक जो सतह होती है वह सतह क्या होती है भाई? कलई की गई होती है। क्या की गई होती है? कलई। और कलई को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक और इसका नाम है, इसको इंग्लिश में पॉलिश्ड कहते हैं और हिंदी में रंजतित बोलते हैं। इसको पॉलिश्ड भी बोला जाता है, याद रखेंगे। पॉलिश किया गया रहता है किस पदार्थ का भाई? तो AgNO3 का। इसका नाम क्या है AgNO3 का भाई? तो सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है भाई? सिल्वर नाइट्रेट। ये याद रखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट नाम है। तो आज की इस क्लास में हम क्या जानेंगे कि आज की इस क्लास में हमें यह जानना है कि ये दर्पण जो है, कल के क्लास में पढ़े थे कि दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि पहला जो था वो क्या था? समतल दर्पण। पहला क्या था? समतल दर्पण। और दूसरा क्या था भाई? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। तो आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो पढ़े क्या थे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, फ्लैट होता है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है। अब ये प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो बताए हैं भाई लास्ट वीडियो में कि वैसा सतह जिस पर प्रवर्तन की घटना होती है, वह सतह जिस पर प्रवर्तन की घटना होती है प्रवर्तक सतह कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, जैसे इस सतह पर प्रवर्तन की घटना हो रही है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रवर्तक सतह। जिस पर प्रवर्तन की घटना हो जाए ना, जिस सतह पर, उसे बोलेंगे प्रवर्तक सतह। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास की जो भी वीडियो है। यदि आप नहीं देखे हैं, पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं, तो आप कृपया करके उस वीडियो को आप चैनल में जाए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट से हम उस प्लेलिस्ट में हम वीडियो बना दिए हैं। हालांकि अभी तो प्लेलिस्ट नहीं बना है, लेकिन आज बना देंगे। उस प्लेलिस्ट में 1 to लेकर टोटल सारे वीडियो उसमें कवर हैं। ठीक है, तो आप उसको लाइन बाय लाइन, पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आप 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक है, रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम, तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए भाई, समतल दर्पण क्या पढ़े थे? समतल दर्पण उस दर्पण को कह रहे थे हम जिसका प्रवर्तक सतह क्या था? जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भाई? तो देखो भाई, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि वैसा दर्पण, क्या बोलते हैं?
इसकी परिभाषा निकलती है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का क्या होता है भाई, भाग होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये याद रखेंगे। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। SPHERICALMIRROR ये बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना भाई, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आगे बढ़ जाए हम गोलीय दर्पण में, तो आता है भाई कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है अपने पास उत्तल। ध्यान रखेंगे। तो अब बात करते हैं भाई कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये अब आगे चल के दो हिस्सों में बट जाता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दूसरे को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। एक को कहते हैं इंग्लिश में कनकेव मिरर और दूसरे को क्या बोलते हैं भाई, दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। दूसरे को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं भाई क्या है। देखो भाई, अवतल दर्पण जो है किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को यदि आप देखें तो इसकी परिभाषा में क्या है भाई, इसकी परिभाषा को यदि आप ध्यान से देखें तो परिभाषा क्या लिखे हैं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब गोला कैसा होता है भाई, अब अगर हम गोले की बात करें तो हमारे पास तो ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन हम आपको बताएं, गोला जो होता है, आप गेंद देखे होंगे, जो गेंद होता है जिससे हम लोग बैट बॉल वगैरह खेलते हैं, डे नाइट का बॉल होता है, उस बॉल को ले लें, उस बॉल को आप क्या करें, दो बराबर भागों में काट दें बीच से, क्योंकि वो गोला है लेकिन बीच में क्या होता है, खाली होता है। तो उस गेंद को यदि आप काट दें तो वो क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। अब वो जब खोखला गोला है, तो जब आप उसे काटें तो वहां पर दो सतह मिलेंगे, एक अंदर की ओर धंसा होगा और एक सतह बाहर की ओर उभड़ा होगा। जैसे यदि हम बात करें, जैसे यहाँ पर एक अगर हम गोला बना दें, ये गोला इस टाइप का है, तो ध्यान देंगे यदि हम इस गोले को काट दें तो एक सतह ऊपर मिलेगा, एक सतह नीचे मिलेगा, एक सतह ऊपर एक सतह नीचे। लेकिन हम ऐसे इसको नहीं काट रहे हैं, हम काट रहे हैं इस प्रकार से, हम काट रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान देंगे, हम काट रहे हैं इस प्रकार से। जब हम इसे काटेंगे इस प्रकार से तो दो अलग अलग सरफेस मिलेगा। यदि आप इसको काटते हैं तो दो अलग अलग क्या मिलेगा, सरफेस मिलेगा। जैसे एक सरफेस क्या मिलेगा आपको, एक सरफेस मिलेगा आपको इस प्रकार का और एक सरफेस मिलेगा आपको इस प्रकार का। ध्यान से देखिए, एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे, तो दो सरफेस मिल गया। ध्यान से देखें, एक सरफेस कैसा मिला, ध्यान से देखिए, एक सरफेस मिल गया आपको इस प्रकार का, माफ कीजिए, एक सरफेस जो मिल गया, एक ऐसे मिल गया और एक मिल गया ऐसे। अब ये जो है ना भाई, खोखला गोला है। अब खोखला गोला जो बना है ना, यह किससे बना है, चूंकि खोखला गोला जो है, हम बात किसकी कर रहे हैं, दर्पण की। और दर्पण क्या होता है भाई, हम यहाँ पर लिखे हैं कांच है। अब ये कांच है, अब इस कांच में भाई एक तरफ क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, रंजतित किया गया होगा। अब वो रंजतित किस प्रकार किया गया है, तो ध्यान देना है भाई। अब वो यदि रंजतित इस वाले सिरे पर हो जाए, इस वाले सिरे को यदि रंग दिया जाए, एक सिरा हो गया, या फिर इसमें इस वाले सिरे को रंग दिया जाए, ध्यान देना, तो इस आधार पर क्या होता है, इसका नामकरण करते हैं। अब सुनिए, यदि ध्यान दीजिएगा, जिधर रंगा गया होता है वो प्रवर्तक सतह नहीं होता है, जिधर रंगा गया होता है वो प्रवर्तक सतह नहीं होता है। तो इसकी प्रवर्तक सतह क्या है भाई,
इसका परावर्तक सतह ये अंदर की ओर है, ये वाला, ठीक है। ये परावर्तक सतह हो गया, क्या हो गया, परावर्तक सतह, क्या हो गया, परावर्तक सतह। और ये क्या हो गया, इसका बाहर वाला, ये क्या हो गया भाई, परावर्तक, परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो देखिए इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा है। और यदि इसको आप इंग्लिश में देखें ना तो केव है, केव मतलब क्या होता है, गुफा, केव मतलब गुफा। तो ये देखिए परावर्तक सतह गुफे के जैसा है। अच्छा, और वेक्स ये बाहर की ओर उठा होगा। अब एक गुफे की ओर है, अंदर की ओर धंसा है, तो एक बाहर उठा है। और ऐसे नहीं मालूम है तो याद रखेंगे उत्तल, उत्तल, और उत्तल से बना लेना उठल, उठल। अब ये उठल होगा क्या भाई, तो उठल का मतलब होता है उभड़ा हुआ। उठल का मतलब क्या होता है, उभड़ा हुआ। ये भोजपुरी का भाषा है, उठल, उठ गया है, उभड़ा है। अब देखिए, और यहां पर क्या है, औ, औ का मतलब क्या होता है, नीचे। औ का मतलब क्या होता है, नीचे। तो यहां पर नीचे इसके लिए उपयोग ना करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अंदर। क्या पढ़ेंगे, अंदर। तो जिसमें तल कहां होगा, अंदर होगा, जिसमें तल कहां होगा, अंदर होगा, उसे कहेंगे अवतल। तो तल कैसा, परावर्तक तल, कैसा तल, परावर्तक तल। तो इसकी परिभाषा बन जाती है भाई, क्या बनता है कि वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह, जिसकी, चाहे जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है भाई, अंदर की ओर धंसा होता है। क्या होता है, अंदर की ओर धंसा होता है। अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। क्या कहलाता है भाई, अवतल दर्पण कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। जब ये अवतल दर्पण की परिभाषा ये लिख लिए तो इधर क्या होगा, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा होगी कि वैसा दर्पण, चाहे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह, चाहे जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हो, जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, बाहर की ओर, बाहर की ओर उभड़ा हो, क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है टॉपिक, वो समझते हैं। देखिए भाई, अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो है उसको समझना जरूरी है। जो हमारे पास है उसका नाम है भाई क्या, कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में उपयोग में, उपयोग में आने वाले, आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। गोलीय दर्पण में उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ये गोलीय दर्पण में कौन कौन सा तथ्य उपयोग में आता है। जैसे हम यदि बात करें कि ये यहाँ पर किस चीज की चर्चा कर रहा है, तो आप जानते हैं कि यदि आपको बैट बॉल खेलना है तो उस बैट बॉल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, बैट होता है, बॉल होता है, विकेट होता है, लेग बाई होता है, फिर कीपर होता है, फिर फील्डर होता है। ये सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक उसी प्रकार, उसी प्रकार हमारे पास तथ्य की जगह पर आप बिंदु कह सकते हैं। वैसे ही गोलीय दर्पण में जो उपयोग में जो आने वाला तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, यदि आप उसको नहीं जानेंगे तो गोलीय दर्पण के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं भाई, तो उसमें आपका पहला जो है, उस पहले का नाम क्या है भाई, पहला का नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। इसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। दूसरे का नाम है भाई, ध्रुव के बाद है भाई वक्रता, वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है भाई, वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ CURVATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा होता है भाई वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई। अगले पर बढ़ जाए तो अगला हमारे पास क्या है,
इसके बाद वक्रता त्रिज्या के बाद अब आता है भाई कि प्रधान अक्ष। क्या होता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसी को कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाएं तो आगे आपके पास क्या है? तो आगे आपके पास है प्रधान अक्ष के बाद, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बाद जो है वो है आपके पास मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये हमें मालूम नहीं है, आप देख लेंगे। इसको बोल सकते हैं मेन फोकस बोल सकते हैं मुख्य फोकस को। मुख्य फोकस को क्या बोल सकते हैं? तो याद रखेंगे चलिए, मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस के बाद क्या होगा? फोकस दूरी। क्या होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को ही कहा जाता है फोकसांतर। क्या कहा जाता है? फोकसांतर। और इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। LENGTH। ये ध्यान रखेंगे। ये सारे टर्म हैं जिनको जानना बेहद ही जरूरी है, और यदि आप ये टर्म नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि हम किस दर्पण की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले है हमारे पास ध्रुव। क्या है? ध्रुव, जिसको हम कहते हैं पोल। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? बहुत ही नॉर्मल है। नॉर्मल परिभाषा क्या है? देखिए कोई सा भी गोलीय दर्पण हो, ये हो चाहे ये हो, यदि आप इसको काट दिए दो बराबर भागों में, ये इस प्रकार आपको मिलेगा ना जी। एक सरफेस ऐसे, एक सरफेस ऐसे मिलेगा ना। तो इसमें क्या है? अब इधर हम अंदर वाले हिस्से को कलई कर दिए हैं तो एक दर्पण बन गया, और इसमें हम बाहर वाले हिस्से को कलई कर दिए हैं, बाहर वाले हिस्से को, तो ये एक दर्पण बन गया। अब इसी में हम क्या कर रहे हैं ना भाई, इसमें से हम इस वाले सिरे को हटा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। और इस वाले सिरे को भी हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिखाने हैं। दरअसल कटा तो ये इस प्रकार था, ये भी कटा था तो इसी प्रकार का था दोनों, लेकिन अब इसे हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पॉइंट दिखाना है। अब देखिए भाई, अब वो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपके पास गोलीय दर्पण हो गए दोनों। अब देखिए यहां पर इस गोलीय दर्पण को यदि हम देखें, ऐसे काटें तो ऐसे सेंटर में कटेगा ना जी। तो इस दर्पण का इसका मध्य बिंदु है कि नहीं है? इस दर्पण का ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो कहेंगे भाई कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ये हो गया पहला। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा, घबराइए मत, ये ध्रुव है। अच्छा, इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि इसे P से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं? इसे P से सूचित करते हैं। दूसरे पर आ जाओ भाई। दूसरा नंबर है आपके पास वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है? तो कहा जाता है कि गोलीय दर्पण, क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया आपके पास। अब ये गोलीय दर्पण है, इसी खोखले गोले का ना भाग है जी, तो इसमें कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है ना, इसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये हो गया सेंटर, ध्यान देना। ये हो गया गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, इसके केंद्र। जैसे ये है ना गोला, अब इसके सेंटर में क्या होगा? ये केंद्र होगा कि नहीं होगा? तो इसी केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो देखो ये चीज जो है ये इस प्रकार से था, ये चीज जो था, ये जो चीज था, ये आपको इसी से ना मिला है जी, इसी से ना मिला है। ऐसे था,
ऐसे था, इसी के ना बीच में कहीं था। अब हम इस वाले साइड को मिटा दिए, इस वाले हिस्से को मिटा दिए, ध्यान देंगे तो आपके पास केवल और केवल सी ही तो बचा। केवल और केवल बीच में क्या बचा, सी बचा। यहाँ पर क्या बचा आपका, सी बचा। ये ध्यान रखेंगे। तो ये हम लिख दिए, इसे हम सी से सूचित करते हैं। इससे किससे सूचित करते हैं, इसे सी से सूचित करते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। इसे सी से क्या करते हैं भाई, सूचित करते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला है आपके पास क्या, वक्रता त्रिज्या। अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। अगला क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे भाई, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, 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 उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे आर से, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाएं। वक्रता त्रिज्या के बाद अब हमारे पास क्या है, प्रधान अक्ष। क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, तो प्रधान अक्ष क्या होता है भाई, तो देखो हम अभी बोले कि इस दर्पण के जो मध्य बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। और ध्रुव को हम पी से सूचित कर रहे हैं। किससे सूचित कर रहे हैं, पी से। ध्यान देना, इसको सूचित किससे कर रहे हैं, पी से। तो देखिए भाई, ध्रुव को वक्रता केंद्र से, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है ना, ये जो सरल रेखा, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है आपको, प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। ये क्लियर हो गया आपको। ये आपको, अब हम ये एक दर्पण ले रहे हैं, समझ लीजिए। दो दर्पण की बात हम नहीं कर रहे हैं, चलिए हटा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास ये चीज जो हो गया, इसको देखे ध्यान से, तो आपके पास क्या हो गया कि ये एक दर्पण है और इस दर्पण में ध्यान देना है। इस दर्पण में अभी हम आपको क्या बताए, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इसे पी से सूचित करेंगे। और ये खोखले गोले का भाग होगा, इसके केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, यही सरल रेखा आपकी क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगी। नॉर्मल सी बात है, प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के बाद आपके पास क्या है भाई, मुख्य फोकस। इसके बाद क्या है भाई, मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस की परिभाषा कैसे दी जाती है, सुन लीजिए। कहा जाता है कि ये हमारी प्रधान अक्ष हो गई। ये हमारी क्या हो गई भाई, ये हमारी हो गई प्रधान अक्ष। इधर लिखना उचित नहीं है, इसलिए हम इसको ही लिख देते हैं इधर। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ये ध्यान देना। ये है प्रधान अक्ष। ठीक है। अब कहता है कि जब भी आप प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ले जाते हैं, ये समांतर है, ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। तो कह रहा है कि जब भी आप प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण ले जाते हैं तो वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को ही किसी न किसी बिंदु पर काटती है। किसी न किसी बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ये काट रही है यहाँ पे। अब कह रहा है कि जिस बिंदु पर काटती है ना भाई, जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। तो परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की
किरण मुख्य अक्ष के समांतर, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। मुख्य अक्ष को क्या करती है? एक बिंदु पर काटती है। एक बिंदु पर क्या करती है भाई? काटती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे फोकस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ, ये ध्यान रखना, कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे है आपके पास क्या? अगला पॉइंट देख लीजिए, फोकस दूरी है। फोकस दूरी को समझ लेते हैं। फोकस दूरी को समझ लेते हैं। फोकसांतर भी लिखता है, तो ध्यान रखिए भाई। फोकस तथा पोल के बीच की जो दूरी होती है, फोकस तथा पोल के जो बीच की दूरी होती है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये भी हो जाएगा। तो फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी? तो हम कह देंगे गोलीय दर्पण के, हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। तथा इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तथा इसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट छूट गया भाई, छूटा नहीं है, वो है यहां पर लास्ट में लिखना होगा द्वारक। क्या है? द्वारक। ये द्वारक एक नया चीज है, जो कि ये एक पॉइंट है जिसका उपयोग आता है कभी कभी। द्वारक क्या होता है भाई? तो द्वारक नॉर्मल सी बात है। द्वारक का मतलब क्या होता है भाई? द्वारक का मतलब भोजपुरी भाषा में दुआरी। दुआरी का मतलब क्या? वह रास्ता जिससे आप इन करते हैं, होता है ना घर की दुआरी। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है? द्वारक है। तो यहाँ पर याद रखें कि ये दर्पण आपका एक घर है, और इस घर का दरवाजा जो है ना, दुआरी जो है, जैसे हम बात करें, जैसे हम इसको काट रहे हैं, अभी इसको हटा रहे हैं, जैसे ध्यान देंगे कि ये आपके पास दर्पण हो गया। तो इस दर्पण में जाने के लिए रास्ता कौन सा है? या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, ये है, ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, जो हम इसके बाद से जो लाइन बना रहे हैं, इसके बाद जो हम लाइन बना रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला लाइन है क्या इस घर में प्रवेश करने का? नहीं है। मतलब कि ये जो है ना, केवल इतने ही दूरी पर क्या करेगी? प्रवर्तन की घटना करेगी। यानी कि गोलीय दर्पण का वह स्थान, गोलीय दर्पण का वह स्थान जहां पर प्रवर्तन की घटना संभव होती है, जहां तक प्रवर्तन की घटना संभव होती है, उसे ही हम द्वारक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? गोलीय दर्पण का वह स्थान, गोलीय दर्पण का वह स्थान जहां तक प्रवर्तन संभव होती है, प्रवर्तन क्या होती है? संभव होती है, द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि इसे हम अब रब करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग जो देखे वो चीज क्या क्या देखे,
तो हम देखे भाई कौन सा दर्पण पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ रहे थे, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़े, यह मिरर कितने प्रकार की थी, यह मिरर आपकी 2 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की थी। कौन कौन, एक था अवतल और दूसरा क्या था, उत्तल। दूसरा क्या था, उत्तल। एक था अवतल, दूसरा था उत्तल। अवतल हम उसे कहते थे जिसका प्रवर्तक सतह क्या था, जिसका प्रवर्तक सतह क्या था, अंदर की ओर धंसा था। जिसका प्रवर्तक सतह कहाँ था, अंदर की ओर धंसा था। ये पढ़े थे, धंसा था, यही ना था। और जिसका प्रवर्तक सतह क्या था, इसमें क्या पढ़े थे, इसका प्रवर्तक सतह उभड़ा हुआ होता है। इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उभड़ा होता है। ये पढ़ लिए थे भाई, उभड़ा होता है, ये ध्यान देंगे। अब जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट हमें सीखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पर क्या सीखे कि यदि हमारे पास कोई दर्पण है, यदि हमारे पास कोई दर्पण है, ये हमारे पास कोई दर्पण है और इस दर्पण में हम जो पढ़ लिए हैं, अभी कुछ पॉइंट पढ़े थे, उन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे, याद रखेंगे। उन पॉइंट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान से ध्यान दीजिए। देखिए, ये आपके पास कोई दर्पण हो गई। अब ये कौन सी दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में क्या होता है भाई, कि हम पढ़े कि इस दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और फिर पढ़े कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग होगी उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसके केंद्र को क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे हम, और बड़ा बना लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास खोखला गोला का भाग है, इसके केंद्र को क्या बोल दिए, वक्रता केंद्र बोल दिए। अब वक्रता केंद्र को अभी पढ़े थे हम कि किससे सूचित करते हैं, तो वक्रता केंद्र को अभी पढ़े थे हम सी से सूचित करते हैं। फिर हम ये पढ़े भाई, ये थोड़ा सा इसके नीचे हो गया। अब देखें, फिर हम ये पढ़े कि वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो सरल रेखा है, या फिर ये सरल रेखा जो है, ये हमारी क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। ये हमारी क्या कहलाएगी, प्रधान अक्ष कहलाएगी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही फॉर्मूला भी साबित करेंगे थोड़ी देर में। अब फिर ये पढ़ते हैं कि इस प्रधान अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण को भेजते हैं, समांतर भेज रहे हैं, तो ये क्या करेगी, प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी। काट दी, और जहां पर ये काटी ना, यही आपका क्या बन गया, मुख्य फोकस। क्या बन गया, मुख्य फोकस। फिर पढ़े थे वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। फिर पढ़े थे फोकस तथा पोल के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। ये पढ़ लिए थे। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझना है। फिर पढ़े थे कि इतने हिस्से में आपको क्या होगा, प्रवर्तन की घटना होगी, द्वारक कहलाता। अभी जो चीज जानना है ना हमारे लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है भाई, वो जानना ये जरूरी है। कहता है कि ये गोलीय दर्पण से ही संबंधित है। एक फॉर्मूला क्या होता है, कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण की क्या है भाई, फोकस दूरी मतलब एफ, यह क्या होती है, वक्रता त्रिज्या मतलब आर की आधी होती है। यही फॉर्मूला प्रूफ करना होता है, और पिछले कई वर्षों से यह एग्जाम में आ रहा है। अभी लास्ट के ईयर में ये नहीं आया था, अर्थात यानी अभी 2023 के जो एग्जाम हुए थे उसमें यह नहीं आया था। तो 2024 वाले एग्जाम में हो सकता है कि आए, जो अभी एग्जाम हो रहा है। तो यह उन सभी बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है,
समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि यह 2025 में भी आने की संभावना है, तो आप इसे सावधानी पूर्वक समझ लें। इसको साबित करना है F बराबर R/2, और ये हम साबित किसके लिए कर रहे हैं, हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो ये तो बात बोल दिया कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, किसी भी गोलीय दर्पण मतलब अवतलो हो सकता है या फिर उत्तल भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन अभी हम चूंकि फिगर किसका बना है, अवतल दर्पण का, इसलिए हम साबित करेंगे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है, इस सवाल को हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अवतल दर्पण में, हम ये बना रहे हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2, हम यही प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। अब मान लेते हैं कि ये कोई किरण है A और ये दर्पण के बिंदु B पर आपतित हो रही है, आपतित हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है भाई कि यहां से यदि हम अभिलंब डालते हैं आपतन बिंदु पे, तो ये अभिलंब आपको केंद्र से होते हुए गुजरता है। ये पॉइंट भी आपको आनी चाहिए समझ में। जब भी हम अभिलंब डालेंगे तो वो कहां से गुजरेगा भाई, वह वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रहा है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर होना चाहिए। ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है, क्लियर है। अब सुन लो भाई क्या है। अब यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये कोण क्या कहलाएगा भाई, ये कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं भाई, इसको हम कोण आई से सूचित करते हैं। अच्छा, ये रही परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब, ये क्या रहा भाई, अभिलंब, ये याद रखेंगे, ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा भाई, ये वाला कोण, ये वाला कोण कहलाएगा भाई कोण आर। क्या कहलाएगा, कोण आर, यानी कि परावर्तन कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा। ध्यान से देखेंगे, समझ लीजिए। ये आपतित किरण है, अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण प्रवर्तन कोण। अब सुनो, यहाँ पर ये जो साबित करना है, इसके लिए हम कुछ लिख लेंगे कि माना कि अवतल दर्पण में, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होगा भाई, लिखेंगे माना कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण ए बिंदु बी पर, कहां पर भाई, बिंदु बी पर आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। बिंदु बी पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अतः तथा वह किरण बी से, बिंदु बी से परावर्तन के बाद, बिंदु बी से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है भाई, फोकस से गुजर रही है। अब फोकस क्या है भाई, एफ है, ठीक है, याद रखेंगे। फोकस क्या है, कैपिटल एफ है, तो इससे गुजर रही है। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है भाई, वह वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। यह वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये इतना चीज हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां पर आपको क्या करना है, साबित करना है। आपको क्या करना है, यहां पर साबित करना है। तो साबित करना है तो आपको क्या लिखना होगा कि यहां पर, अब देखिए, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, अब सुनिए, हम लिखेंगे कि इसलिए परावर्तन के नियम से, किसके नियम से भाई, इसलिए परावर्तन के नियम से,
प्रवर्तन का नियम क्या कहता है भाई कि आपतन कोण बराबर होगा प्रवर्तन कोण के, अर्थात ए बी सी बराबर होगा किसके, एफ बी सी के होगा। ए बी सी बराबर होगा किसके, एफ बी सी के बराबर होंगे। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, प्रवर्तन के कोण से ए बी सी बराबर होगा कोण एफ बी सी के, एफ बी सी। अरे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे एफ बी सी के बराबर हो गया। अब सुनिए क्या है भाई दूसरी बात, अब यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। यदि हम क्या करें इस वाले लाइन को मिटा दें, इस फिगर को हम जरा सा नीचे बना रहे हैं ताकि हम, क्योंकि ये फिगर हम मिटा देंगे, ध्यान दीजिए, ये आपको ये पोल है, वक्रता केंद्र है, और ये किरण जा रही है, ये यहां से फोकस से गुजर रही है, ध्यान देना, और ये वक्रता केंद्र से गुजर रहा है, अभिलंब गुजर रहा है ना। ये रहा आपके पास क्या, कोण आई, ये क्या रहा, कोण आई रहा। ध्यान से देखो भाई, ये कोण आई, यदि हम इस रेखा को मिटा दें, ध्यान से मिटा दें, और इस वाली रेखा को यदि हम आगे की ओर बढ़ा दें, तो ये बताइए कि क्या यह एक ऐसी रेखा नहीं बनी, जिसमें दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा को कोई त्रिअक्षेदी रेखा काट रही है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब जब दो समांतर रेखा को, ये हम इसको मिटाए हैं, यहां पर जो था इसको हम क्या किए हैं, मिटाए हैं, ध्यान देना। अब आप एक चीज पढ़े होंगे समांतर रेखा की प्रॉपर्टी में, समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी में जब कोई त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो आप पढ़े हैं कि ये जो बाहर वाला एक, मान लो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, तो आप पढ़े होंगे कि ये जो बाहर वाला जो एक है ना, यह 8 के बराबर होता है, इसके तिरछे, और ये वाला जो 2 है ना, 2, यह बराबर होगा 7 के, सब पर। ये गोला है, गोला, टिक टिक, ठीक है। आगे ये वाला जो डॉट है ना 3, यह डॉट 6 के बराबर होगा, और ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस 4, ये होगा 5 के बराबर। कैसे भाई, एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से। 3 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा किसके, 5 के, 1 बराबर होगा 8 के, और 2 बराबर होगा 7 के। कैसे भाई, ये होता है एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से। अब बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला, इसको बाह्य एकांतर कहते हैं, और जो अंदर वाला है ना, उसको अंतः एकांतर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, आपको बस इतना जानकारी में रखना है कि ये एकांतर कोण है। अब एक और चीज होता है भाई, ये जो गोला वाला है ना, ये 5 के बराबर होगा, मतलब एक जो है यह 5 के बराबर होगा, और 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। दूसरी बात, 3 जो है वो 7 के बराबर होगा, ये 7 है, ये क्या है आपको 7 है, ध्यान देना, ये 7 है आपको। अच्छा, ये जो भाई 3 जो है ना, ये 7 के बराबर, तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के। इसको कहते हैं भाई संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं। इसके बाद भाई एक होता है 4 के बराबर, एक होता है 4 के बराबर, 2 होता है 3 के बराबर, 5 होता है 8 के बराबर, और 6 होता है 7 के बराबर। इसको कहते हैं भाई समुख कोण। इसको क्या कहते हैं, समुख कोण। मतलब 1 और 4 समुख कोण है, 2 और 3 समुख कोण है, 5 और 8 समुख कोण है, 6 और 7 भी समुख कोण है। ये प्रॉपर्टीज होती है। अब एक बात बताइए आपको, एकांतर कोण वाले प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। एक वाला 8 के बराबर था, 2 वाला 7 के बराबर था, इसमें आ जाओ अंदर, ये 3 वाला डॉट 6 वाले डॉट के बराबर नहीं है। 3 वाला जो डॉट है ये 6 वाले डॉट के बराबर होगा। 3 वाला किसके बराबर होगा, 6 के। 3 वाला 6 के। जब 3 वाला 6 के, तो बताइए कि यहां पर ऐसा फिगर नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं बन रहा है। 2 समांतर रेखा है, त्रिच्छेदी रेखा का, ये 2 समांतर रेखा है, त्रिच्छेदी रेखा काट रही है, ये आपतन कोण है। ये आपतन कोण जो है, याद रखेंगे, ये एकांतर कोण से इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 वाला 6 के, 3 वाला 6 के, तो लिख देंगे एकांतर कोण से, यहाँ पर क्या है भाई, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर सी है, तो लिखेंगे ए बी सी
बराबर होगा किसके, बी सी एफ के। ए बी सी जो है वो बराबर होगा बी के, सी के और एफ के, याद रखेंगे। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं तथा कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, कोण बी सी एफ के। ए बी सी जो है ए बी सी बराबर होगा किसके, बी सी एफ के। ए बी सी जो है वो बराबर होगा किसके, बी सी एफ के, अर्थात इस वाले एंगल के। समझ में आया, आई है तो ये भी क्या हो गया, आई हो गया। क्या हो गया, आई हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेंगे, ये आई है तो ये भी क्या हो गया, आई हो गया। अब ध्यान से, अब इस वाले लाइन को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब ड्रॉ किए तो ये क्या है, आर है। तो कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं प्रवर्तन के नियम से। कोण आई और आर, कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोण आई और कोण आर आपस में बराबर हैं तो इसलिए हमारे पास क्या होगा भाई, इसलिए हमारे पास हो जाएगा कि यह एक त्रिभुज बन गया बी सी एफ। ध्यान से देखिए, बी सी एफ एक त्रिभुज बन गया बी सी एफ। और कोण आई और कोण आर आपस में बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी यदि दो कोण बराबर है तो उस कोण के सामने की भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इस कोण के सामने की भुजा बी एफ और इस कोण के सामने की भुजा सी एफ। ध्यान से देखिए, इस कोण के सामने की भुजा ये होगी और इस कोण के सामने की भुजा ये होगी। ये क्लियर है, हाई कोण के सामने की भुजा बी एफ होगा और इस कोण के सामने की भुजा सी एफ होगी। ध्यान से, इस कोण के सामने की भुजा सी एफ और इस कोण के सामने की भुजा बी एफ। क्लियर है, इसको अब हम मिटाएंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए, क्योंकि हम उधर बढ़ेंगे। अब तो हम यहाँ पर क्या देखें, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए LHS क्या है, समान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर। अर्थात एफ बी सी जो होंगे या बराबर होंगे बी सी एफ के। ठीक है, कैसे भाई, LHS समान है तो RHS भी क्या होंगे, समान होंगे। LHS क्या होता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला राइट हैंड साइड, ये बराबर हो गए। अब देखो एफ बी सी बी सी एफ बराबर हो गया, एफ बी सी और बी सी एफ आपस में बराबर हो गए। ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, या फिर लिख देंगे अतः, अब चाहे लिख देते हैं, अब त्रिभुज बी सी एफ में, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी सी एफ में। त्रिभुज बी सी एफ को ध्यान से देखिए, तो उसमें क्या है भाई, त्रिभुज बी सी एफ को देखिए, बी सी एफ को देखिए। त्रिभुज बी सी एफ में कोण बी बराबर जो है, कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। ये वाला कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। इसलिए यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तथा प्रॉपर्टीज क्या है, तथा समद्विबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टीज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजा आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में क्या होती है भाई, बराबर होती है। इसलिए कोण सी के सामने की भुजा बी एफ और बी के सामने की भुजा सी एफ। इसलिए क्या लिखेंगे, कोण सी के सामने की भुजा कोण सी के सामने की भुजा कौन है, बी एफ, भुजा बी एफ, तथा कोण बी के
सामने की भुजा, कोण बी के सामने की भुजा, कोण बी के सामने की भुजा कौन है भाई? कोण बी के सामने की भुजा कौन है? सी एफ। सी एफ आपस में क्या होंगे? आपस में समान होंगे। और जब आपस में समान होंगे भाई, इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए बी एफ बराबर सी एफ। देख लो, बी के सी के सामने की भुजा बी एफ तथा तथा और तथा बी के सामने की भुजा सी एफ आपस में क्या होंगे? बराबर हो गए। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया इंपॉर्टेंट। अब सुनिए क्या है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे कि किसी भी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जब भी प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो वह प्रधान अक्ष को किसी बिंदु पर काटेगी और वह आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। अब एक बात बताइए भाई कि यदि इस प्रकाश की किरण को, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ध्यान देना, ये जो प्रकाश की किरण है ये आपको कुछ इस प्रकार की है, इस प्रकार की है ना जी, इस प्रकार की है। यदि हम इसको लाते हैं इधर, यदि हम इसको लाएंगे यहां से इस वाले को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, ये वाली जो लंबाई है ना, ये वाली लंबाई, ये वाली, यह लगभग में इस वाली लंबाई के बराबर होगी। कब होगी? कब होगी? सुन लो, ध्यान से देखो, यहां पे ये प्रकाश की किरण है। यदि हम इस प्रकाश की किरण को यहां पर भेजें तो ये फोकस है, ये है लंबाई और ये है लंबाई, है ना जी। यदि हम इसको हम यहां पर भेजते, यहां पर, तो भी ये फोकस से गुजरती ना, गुजरती कि नहीं गुजरती? यहां से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो कहां से गुजरती? फोकस से गुजरती। थोड़ा सा और पास लाते, थोड़ा सा और पास लाते, यानी कि यहां से, तो अब छोड़ो, इतना ही समझ लो, इससे समझ लो। अब देखना, इससे जो दूरी है इसकी और इसकी लगभग में बराबर है कि नहीं है? यहां पर और यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर लगभग में बराबर है कि नहीं है? तो मान लेंगे कि यदि, क्या मानेंगे? कि यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश ध्रुव के निकट हो, किसके निकट हो? ध्रुव के, ये पोल है ना भाई, पोल है, तो ध्रुव के निकट हो तो आपके पास क्या होगा कि, तो आपके पास फोकस से आपतित प्रकाश की जो दूरी होगी वह फोकस से पोल की दूरी के लगभग बराबर होगी। ये आपके पास फोकस है ना, और ये आपतित प्रकाश है ना बी, तो हम क्या मानेंगे कि यदि आपतित प्रकाश किरण ध्रुव के समीप हो, किसके समीप? ध्रुव के समीप हो, तो फोकस तथा आपतन बिंदु के बीच की दूरी फोकस तथा पोल के बीच की दूरी के बराबर होती है, लगभग में। अब उस चीज को हम लिख देंगे भाई। अब इस चीज को क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि, यह इंपॉर्टेंट है, यदि आपतित प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव के निकट से गुजरती हो, ध्रुव के निकट बिंदु बी पर टकराती हो, आपतित होती हो तो आपतित होती हो तो, मान लो कि ये जो बिंदु है ना, यह बिंदु इधर कहीं पास में होता तो हम एफ से बी हम यहां पर लेते ना जी, ऐसे यहां पर, मान लो कि यहां पर होता तो लेते बिंदु एफ से बी लेते, तो एफ से बी, और ये पी है, एफ से बी और एफ से पी की जो दूरी होती है वो क्या होती? समान होगी लगभग में। अब इस चीज को ही हम यहां पर दिखा रहे हैं। तो एफ से पी की दूरी एफ से बी की दूरी के समान, दूरी के लगभग लिख देंगे, समान होगी या समान, हाँ होगी। इसलिए हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे
बी एफ जो है वह बराबर होगा किसके, पी एफ के। इसलिए हम लिख देंगे बी एफ बराबर हो गया किसके, पी एफ के। ध्यान देना। तो यहां पर ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो लिख लीजिए समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। सी एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ। कैसे भाई, एल एच एस बराबर होगा किसके, आर एच एस के। माने एल एच एस समान है तो क्या है, आर एच एस भी क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो क्या है, हम लिख देते हैं एल एच एस बराबर एल एच एस, तो आर एच एस बराबर भी क्या होंगे, आर एच एस। ठीक है, ये लिख दिए, समझ लो। अब ध्यान देना भाई, सी एफ बराबर पी एफ हो गया, सी एफ बराबर हो गया पी एफ, सी एफ बराबर हो गया पी एफ, सी एफ बराबर हो गया पी एफ। ध्यान देना, सी एफ बराबर हो गया पी एफ, हो गया। अब सुनो, हम लिख रहे हैं सी से पी की दूरी, सीपी लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं, सीपी। सीपी बराबर, एक बात बताइए, हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि सीपी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ, लिख सकते हैं। सी एफ बराबर सीपी बराबर सी एफ जोड़ पी एफ लिख सकते हैं। हम उसी काम को करेंगे, तो सीपी बराबर लिख सकते हैं सी एफ जोड़ पी एफ, कर दिए। अब ध्यान देना भाई, हम जानते हैं कि सी और पी के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। और चूंकि हमें फोकस दूरी मंगाना है, इसलिए हम सी एफ जो है, इस सी एफ को हम पी एफ के बराबर कर देंगे। इस सी एफ को हम किसके बराबर कर देंगे, पी एफ के बराबर। तो ध्यान देना है कि सी एफ हमारा किसके बराबर है, सी एफ हमारा, ध्यान देना है, यहां पर लिख दिए सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर है। तो यहां पर लिख देंगे 5 नंबर समीकरण, तो लिख देंगे कि सीपी बराबर सी एफ की जगह क्या लिख दिए, पी एफ जोड़ पी एफ, किससे भाई, तो समीकरण 5 से हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, सीपी बराबर, यहां से सीपी बराबर क्या लिखेंगे भाई, 2pf, क्या लिखेंगे, 2pf। ध्यान से देखना भाई, सीपी बराबर 2pf, सीपी बराबर 2pf हो गया, हो गया। पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ। पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। और पी से सी की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर। तो सी और पी लेते हैं, तो सीपी के लिए हम क्या लिख देंगे भाई, तो यहां पर देखिए आगे, तो सीपी के लिए क्या लिख देंगे, सीपी के लिए लिख देंगे आर, क्या लिख देंगे, सीपी के लिए आर बराबर 2 तो वैसे ही रहेगा, और पीएफ के लिए क्या लिख देंगे भाई, स्मॉल एफ, लिख दिए स्मॉल एफ। अब ये गुणा में है 2, इधर लेके आ जाते हैं, तो एफ बराबर कितना हो गया, आर बाई 2। या अब इसको एक बार सही से लिख दीजिए, सही से क्या लिखेंगे, अतः एफ बराबर आर बाई 2। ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, साबित हो गया। और यहां पर ये जो है ना, ये सब आपको रफ डायग्राम है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रफ वाले डायग्राम को हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिए थे, इसका कोई यूज नहीं है, आप ध्यान देंगे। समझ लीजिए एक बार फिर से, कोई ए प्रकाश की किरण है जो बी बिंदु पर आपतित हो रही है, और वह एफ फोकस से होकर गुजर रही है, और जब हम अभिलंब डालें तो वह सी जो है बिंदु बी पर आपतित हो गया, तो वह जो अभिलंब है वह कहां से गुजर रहा है, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। इसलिए ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच का कोण आपतन कोण, फिर यहाँ पर प्रवर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच का कोण प्रवर्तन कोण, ये आपस में बराबर हो गए, यानी कि कोण ए बी सी बराबर हो गया किसके, एफ बी सी के। देख लो, ए बी सी बराबर हो गया एफ बी सी के। अगले स्टेप पर बढ़े तो हम बताए समांतर वाला कॉन्सेप्ट बताए कि ये आई बराबर होगा, ये समांतर का कॉन्सेप्ट बताए कि 3 बराबर होगा किसके, 6 के, अर्थात ये आई जो है इस आई के बराबर होगा। तो इस आधार पर देखो तो ए बी सी बराबर हो गया किसके, बी सी एफ के। ए बी सी जो है बराबर हो गया बी सी एफ के। देखो ए बी सी जो है कहां लिखे हैं, ए बी सी जो है वह बराबर है किसके,
देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी जो है वह बराबर है बी सी एफ के। अब यहाँ पर LHS दोनों का समान है तो RHS भी क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात FBC जो है, FBC बराबर होगा किसके, BCF के। FBC जो है, ध्यान देना ध्यान देना, इसी फिगर में देख लो चाहे इसमें देखो, FBC बराबर होगा किसके, BCF के। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, ये R वाला I के बराबर हो गया। तो हम एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, तथा समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज यदि हम देखें त्रिभुज BCF में, BCF में, तो BCF में देखो तो कोण B बराबर हो गया C के, B बराबर हो गया किसके, C के। तो हम जानते हैं भाई कि जब B बराबर है C के, इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु, दो कोण समान समद्विबाहु त्रिभुज, तीन कोण समान समबाहु त्रिभुज, और कोई भी कोण समान ना हो विषमबाहु त्रिभुज। ये याद रखेंगे कि ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और तब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी बनती है समद्विबाहु त्रिभुज की, कि बराबर कोण के सामने की जो भुजा होती है आपस में बराबर होती है। इसलिए कोण C के सामने की भुजा BF, कोण C के सामने की भुजा BF, कोण C के सामने की भुजा BF है ना, BF, और कोण B के सामने की भुजा CF, कोण B के सामने की भुजा CF, ये भी आपस में बराबर होंगे, और कोण B के सामने की भुजा CF आपस में समान होंगे, इसलिए BF बराबर हो गया CF। इक्वेशन नंबर 3 मान लिए। अब यदि आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव के निकट हो, अब हम क्या बताए कि मान लो कि ये जो आपतित प्रकाश है, यह प्रकाश, ये पोल था, ये फोकस था, यदि ये प्रकाश की किरण यहां से गुजरती, यहां से यहां पर B होता, तो ये भी फोकस से जाती ना भाई। तो यहां पर देखो भाई, F और B की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, यह लगभग में इसकी दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी, अर्थात BF बराबर नहीं होगा PF के। तो वही चीज हम लिखे हैं कि यदि आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव के निकट बिंदु B पर, अब ध्रुव के निकट बिंदु B पर आपतित होती तो क्या होता, F से P की दूरी, F से जो P की दूरी होगी वह F से B की दूरी के बराबर होती, F से B की दूरी के लगभग समान होती। इसलिए हम क्या लिख दिए भाई, इसलिए हम लिख दिए PF बराबर BF लिख दिए, PF बराबर क्या लिख दिए, BF लिख दिए, या BF बराबर PF। अब समीकरण 3 और 4 को ले लो, BF समान है तो ये भी आपस में समान होंगे, अर्थात CF बराबर PF। देख लो CF बराबर PF। अब देखो, अब जब CF बराबर हो गया PF के, चाहे CF बराबर हो गया PF के, तो आप लिखें CP बराबर क्या लिख सकते हैं, CP बराबर लिख सकते हैं CF प्लस PF, लिख सकते हैं CP बराबर CF प्लस PF, CP बराबर CF प्लस PF। अब चूंकि आपको साबित क्या करना है, स्मॉल f बराबर r/2, तो स्मॉल f आपको CF से नहीं मिलेगा, F और P से मिलेगा, तो CF को कन्वर्ट कर दीजिए F और P में, चाहे P और F में। तो याद रखेंगे ये जो CF था उसको कन्वर्ट कर दिए किसमें, PF में, क्योंकि हम यहाँ पर देख लीजिए समीकरण नंबर 5 में, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 में क्या बताएं समीकरण नंबर 5 में ही हम बताए हैं, इसको जरा सा और नीचे लिख देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। समीकरण नंबर 5 है ये, इसमें बताएं कि CF जो है वो बराबर है PF के, तो CF के बदले में PF लिख दिए, तो PF जो PF दो PF हो गया, तो एक बार इसको लिख देते हैं यहाँ पर लिख दिए CP बराबर 2PF हो गया, और CP बराबर 2PF हो गया, तो याद रखेंगे CP, C से P की दूरी को क्या लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या R लिख दिए। अच्छा, P और F की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, F लिख दिए, और 2 पहले से था यहाँ पर, अब 2 गुना में इधर लाए भाग में हो गया, तो r/2 हो गया, अतः F बराबर r/2 प्रूफ हो गया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम आपको ये भी बात बताना चाहेंगे कि ऐसे ही सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसके साथ साथ आंसर क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अपने इसी चैनल पर। तो आप क्या करें, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, ना लगे तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहां कमी लगे आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।